कक्षा 9 शेमुषी प्रथमो भागे नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। बच्चों, इस पुस्तक का दूसरा पाठ स्वर्णकाक है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और इसके हिंदी अनुवाद को भी समझा था। आइए अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शब्द अर्थ बताना चाहूँगी, क्योंकि जब तक हम शब्दों के अर्थ नहीं समझ पाते हैं हम प्रश्नों को भी नहीं समझ पाएंगे, और जब प्रश्नों को हम सही अर्थों में नहीं समझ पाते तो हम प्रश्न का सही और सटीक उत्तर नहीं लिख पाते हैं। इसलिए चलिए सबसे पहले शब्दों के अर्थों पर ध्यान देते हैं। पृष्ठ संख्या 10 पर दे रखे हैं शब्दार्थ। आप अपनी पुस्तक खोल लें। पहला शब्द है न्यवसत। न्यवसत का अर्थ होता है रहता था या रहती थी। संस्कृत में इसका दूसरा शब्द है अवसत, यानी रहता था। दूसरा शब्द है दुहिता। दुहिता सुता, ये पुत्री को कहते हैं। इंग्लिश में इसे डॉटर भी कहते हैं। आगे शब्द है स्थाल्याम। स्थाली पात्रे, यानी थाली में। इन द प्लेट। खगेभ्य, पक्षिभ्य, पक्षियों से। फ्रॉम बर्ड्स। समुड्डीय, उत्प्लुत्य, उड़कर। इंग्लिश में इसे फ्लाइंग कहते हैं। स्वर्ण पक्ष है। स्वर्णमय पक्ष है, यानी सोने का पंख, गोल्डन विंग। इसके बाद शब्द आता है रजत चंचू। रजत यानी चांदी और चंचू मानी चोंच, तो रजतमय चंचू, चांदी की चोंच। सिल्वर बीक। तंडुलान, अक्षतान। चावलों को तंडुल भी कहते हैं और चावलों को अक्षत भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे राइस कहते हैं, द राइस। निवारयन्ती, वारणम कुर्वन्ती। निवारण करती है, रोकती है। स्टॉपिंग, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? स्टॉपिंग। माँ शुचः, शोकम मा कुरु। इसका अर्थ होता है दुख मत करो। ये माँ शुचः शब्द संस्कृत में अनेक बार आता है और इसका अर्थ होता है दुख मत करो, डोंट वरी। प्रोवाच। प्रोवाच को कहते हैं अकथयत, यानी कहा था। भूतकाल का शब्द है। कहानी में अधिकतर जो शब्द आते हैं वो भूतकाल के ही शब्द आते हैं। तो प्रोवाच का अर्थ हुआ अकथयत, कहा था। ही शी सेड। अगला शब्द है प्रहर्षिता। हर्ष शब्द हिंदी में भी आता है और वो संस्कृत का ही शब्द है। प्रहर्षिता, प्रसन्ना, खुश हुई। बिकम हैप्पी। इसके बाद शब्द आता है प्रासाद। प्रासाद यानी भवनम, महल। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? पैलेस। अब प्रासाद शब्द की जैसा एक और शब्द होता है प्रसाद। हम कई बार दोनों को लिखने में भूल कर देते हैं। आ की मात्रा हट जाने से प्रसाद यानी भगवान का प्रसाद जो हम खाते हैं, और प्रासाद यानी भवन या महल, तो दोनों में अंतर है। अब शब्द है गवाक्षात। वातायनात। गवाक्ष कहते हैं खिड़की को, वातायन भी खिड़की को कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? फ्रॉम द विंडो। सोपानम। सोपानम कहते हैं सीढ़ी को। जिस सीढ़ी से चढ़कर हम दूसरी मंजिल पर जाते हैं उसे हम कहते हैं सोपानम। इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेयर। अवतारयामी। अवतीर्णम करोमी, यानी उतारता हूँ। इसको क्या कहेंगे? हैंग। आससाद। आससाद यानी प्राप्नोत। प्राप्नोत यानी पहुँचा या प्राप्त किया। ही शी रीच्ड, वह वहाँ पर पहुँचा। अगला शब्द है विलोक्य। विलोक्य को कहेंगे दृष्टवा। दृष्टवा यानी देखकर। लुकिंग। विलोक्य यानी दृष्टवा, देखकर। इंग्लिश में कहते हैं लुकिंग। प्राह, उवाच, कहा। प्राह या उवाच का क्या अर्थ होता है?
कहा, ही शी सेड। प्रातराशः, कल्यवर्त, इसको कहते हैं सुबह का नाश्ता। आपने कई बार अपनी माताजी को कहते हुए सुना होगा कि कलेवा कर लो, यानी सुबह सुबह जो भी हम भोजन करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी, उसे हम कलेवा कहते हैं। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। हम लोग सभी ब्रेकफास्ट करते हैं, कलेवा करते हैं। व्याजहार, अकथयत, यानी कहा, इसका भी इंग्लिश में यही होगा, ही शी सेड। पर्यवेशितम, पर्यवेषणम कृतम, यानी परोसा गया। सर्व्ड, खाना परोसा जाता है, भोजन परोसा जाता है। महारहाणि, यानी बहुमूल्यानि, बहुमूल्यम, कॉस्टली, जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य हो या जो बहुत महंगा हो, जिसकी अत्यधिक कीमत हो, मूल्यवान हो, उसे हम महारहाणि कहते हैं, बहुमूल्यानि कहते हैं। अब शब्द आता है लुब्धा, लोभ वशीभूता, यानी लोभी, लोभ करने वाली, लालच करने वाली, लुब्धा। इंग्लिश में हम कहेंगे ग्रीडी। अब आता है निर्भत्स्यन्ति, यानी भर्त्सना कुर्वन्ति, निंदा करती हुई। आप हमेशा अखबार में ये खबर पढ़ते होंगे कि किसी भी बुरी घटना की निंदा की गई, किसी भी बुरे कार्य की निंदा की गई, यानी उसे गलत कहना, बुरा कहना। स्कॉल्डिंग, परित्यजत, अत्यजत, शब्द आता है परित्यजत, अत्यजत, छोड़ दिया, लीव या गिव अप। तो ये थे हमारे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। हालांकि बहुत से संस्कृत के शब्द ऐसे हैं जिन्हें हम हिंदी जानने वाले तुरंत ही समझ जाते हैं, क्योंकि अनेक तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से वैसे कि वैसे हिंदी भाषा में लिए गए हैं और हम उनका उपयोग अपनी इस हिंदी भाषा में बोलने में, लिखने में हमेशा करते हैं। अब आते हैं अभ्यासार्थ प्रश्न। प्रश्न संख्या 11 आप अपनी पुस्तक में देखें। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में आपको इसका उत्तर देना है। पिछली पुस्तकों से इस पुस्तक में थोड़ा सा अंतर है। पिछली पुस्तकों में कुछ अधिक प्रश्न उत्तर दिए हुए थे, इसमें थोड़े कम हैं, तो आप इनका मिलान भी करते चलें कि कौन कौन से प्रश्न आपकी पुस्तिका में हैं और उनके जो उत्तर हैं वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते भी जाएं। अभ्यासार्थ प्रश्न, हम पाठ 2 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखिए। एक शब्द में ही आपको उत्तर देना है। क है माता काम आदिशत, माता ने किसको आदेश दिया? इसका उत्तर होगा माता पुत्रीम आदिशत। तो उत्तर हो गया पुत्रीम। यदि आप पूरा वाक्य लिखना चाहते हैं तो माता पुत्रीम आदिशत। दूसरा है ख, स्वर्ण काकः कान अखादयत, स्वर्ण काक ने क्या खाया, यानी सोने के कौवे ने क्या खाया? तो इसका उत्तर आ जाएगा तंडुलान। स्वर्ण काकः तंडुलान अखादत, स्वर्ण सोने के कौवे ने चावलों को खाया। ग वाला प्रश्न है प्रासादः कीदृशः वर्तते, यानी प्रासाद महल कैसा था? इसका उत्तर होगा स्वर्णमय है। पूरा लिखना चाहते हैं तो प्रासादः स्वर्णमय वर्तते। घ वाला प्रश्न है गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसने क्या खोला? उत्तर होगा मंजूषा, यानी संदूकची या संदूक। घर आकर उसने संदूक को खोला। ङ वाला प्रश्न है, अधिकतर आप इसे ळ बोल जाते हैं, ये ळ नहीं होता बल्कि ये ङ होता है। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीम मंजूषाम नयति, जो लोभी बालिका थी वह कौन सी मंजूषा
लेकर जाती है? कैसी मंजूषा लेकर जाती है? तो इसका उत्तर होगा बृहत्तमा। बृहत्तमा सबसे बड़ी। लोभाविष्टा बालिका बृहत्तमा मंजूषाम नयते। ये है पहले प्रश्न के एक पद में उत्तर। अब पहले ही प्रश्न में कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। इसमें कोई भी सीमा नहीं है, शब्द सीमा नहीं है, और इसमें आपको निर्देश दिया गया है कि नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं उनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है क। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धन बूढ़ी स्त्री की पुत्री कैसी थी? यानी बूढ़ी महिला की पुत्री कैसी थी? निर्धन वृद्धा की स्त्री कैसी थी? तो इसका उत्तर होगा गर्विता लुब्धा च। इसे आप पूरा लिखेंगे। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता गर्विता लुब्धा च आसीत। ख वाला प्रश्न है बालिकाया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत। बालिका ने पहले किस प्रकार के कोए को कभी नहीं देखा था? इसका उत्तर होगा स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काकः। यानी स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचू यानी चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकः सोने का कौआ उस बालिका ने पहले कभी नहीं देखा था। तो बालिकाया पूर्वम स्वर्ण पक्षो रजत चंचू स्वर्ण काकः न दृष्टः आसीत। ये ख वाला प्रश्न था। अब ग वाला प्रश्न हम करेंगे। निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत। निर्धन बालिका ने, निर्धन पुत्री ने मंजूषा में क्या देखा? संदूकची में क्या देखा? तो इसका उत्तर होगा महारहाणी हीरकानी। यानी उसने बहुत ही अनमोल हीरे जवाहरात देखे, हीरे देखे। हीरकानी यानी हीरे, लेकिन जब हम हीरकानी शब्द बहुवचन में लिखते हैं तो इसका हम हीरे जवाहरात से भी अर्थ लगाते हैं। तो निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत। निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम महारहाणी हीरकानी अपश्यत। अब घ वाला प्रश्न है। घ वाला प्रश्न है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। यानी बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है? तो इसका उत्तर होगा वृक्षस्योपरि स्वर्णमयं प्रासादम। वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर बालिका आश्चर्यचकित हो जाती है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णमयं प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। इसके बाद ज्ञ वाला प्रश्न हम करेंगे। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। गर्विता बालिका, घमंड से भरी हुई उस बालिका ने कैसी सीढ़ियों की याचना की और उसे कौन सी सीढ़ियाँ प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर होगा स्वर्णमयं सोपानम अयाचत ताम्रमयं च प्राप्नोत। गर्विता बालिका स्वर्णमयं सोपानम अयाचत ताम्रमयं सोपानम च प्राप्नोत। ये था हमारा पहला प्रश्न, जिसके दो भाग थे। एक भाग में एक शब्द में उत्तर देना था और दूसरे भाग में संस्कृत भाषा में इसका उत्तर लिखना था और उसमें कोई शब्द सीमा नहीं थी। अब है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क और ख दो प्रश्न दिए हुए हैं। तो क वाला प्रश्न हम करेंगे। अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत। प्रश्न को कभी कभी जब हम सही नहीं पढ़ पाते या समझ नहीं पाते हैं तो हम गलत भी लिख जाते हैं। कुछ समानार्थी शब्द भी होते हैं, कुछ विलोम शब्द भी होते हैं और अधिकतर प्रश्नों में दोनों ही शब्द पूछे जाते हैं।
तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इस प्रश्न में समानार्थी शब्द पूछे हैं, यानी जो शब्द है उसी का कोई पर्यायवाची शब्द पूछा है, या फिर विलोम पदार्थ यानी विलोम पद पूछे हैं, यानी विपरीतार्थक विलोम पद। तो यहाँ पर विलोम पद पूछे हुए हैं। चलिए हम देखते हैं। पहला इसमें शब्द है पश्चात। पश्चात शब्द का विलोम क्या होगा, जो कि इस पाठ में दिया हुआ है, उसी में से चयन करके हमें लिखना है। तो पश्चात शब्द का विलोम उल्टा विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होगा पूर्वम। दूसरा शब्द दिया हुआ है हसितुम, इसका विलोम क्या होगा, रोदितुम। तीसरा शब्द है अधय। अधय का होता है नीचे, तो इसका विलोम पद क्या होगा, ऊपरी यानी ऊपर। श्वेत। श्वेत शब्द का अर्थ होता है सफ़ेद, उज्ज्वल, तो इसका विलोम पद क्या होगा, कृष्ण है। कृष्ण मतलब काला। अगला पद है सूर्यास्त। तो सूर्यास्त का जो उल्टा होता है या विलोम पद होता है सूर्योदय होता है, ये तो आप हिंदी में भी जानते हैं। आगे शब्द दे रखा है सुप्तः। सुप्तः मानी सोया हुआ, तो इसका विलोम पद क्या होगा, प्रबुद्धः। प्रबुद्धः मानी जागृत। तो ये विलोम पद शब्द हैं जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में दे रखे हैं और इसी में से हमें छांट कर लिखने हैं। इसके बाद ख वाला प्रश्न आता है। प्रश्न नंबर 2 का ख है संधिम कुरुतः। दो तरह के संधि से संबंधित प्रश्न आते हैं। एक होता है संधि विच्छेदम कुरुतः, यानी जो संधि युक्त पद दिया गया है उसका संधि विच्छेद कीजिए, और एक संधि विच्छेद दिया जाता है और हम कहते हैं इसका एक समस्त पद लिखिए, एक संधि युक्त पद लिखिए कि जब हम इसे जोड़ेंगे दोनों शब्दों को तो कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है संधिम कुरुतः, यानी हमें दोनों शब्दों की संधि करनी है, दोनों शब्दों को जोड़ कर लिखना है और उसमें जो परिवर्तन होता है उसका हमें ध्यान रखना है। पहला शब्द दे रखा है नी प्लस अवसत। नी उपसर्ग है और अवसत भूतकाल का शब्द है। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा न्यवसत। नी प्लस अवसत बराबर न्यवसत। अब दूसरा शब्द आता है सूर्य प्लस उदय है, तो शब्द क्या बनेगा, सूर्योदय है। तीसरा शब्द है वृक्षस्य उपरि, तो यहाँ पर शब्द क्या बनेगा, वृक्षस्योपरि। ही अकारयत ऋकारयत। च एकाकिनी चैकाकिनी, चैकाकिनी शब्द बन जाएगा। इति उक्त्वा इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा शब्द बन जाएगा। संधियों से संबंधित जो प्रश्न हैं वो संधि प्रकरण में आप देखें कि किस प्रकार से किन शब्दों के बीच में किस प्रकार की संधि होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि सभी संधि प्रकरण में दिए हुए हैं। इसके आगे शब्द दे रखा है प्रति अवदत। शब्द बनेगा प्रत्यवदत। प्र प्लस उक्तम शब्द बनेगा प्रोक्तम। अत्र प्लस एव शब्द बनेगा अत्रैव। तत्र उपस्थिता शब्द बनेगा तत्रोपस्थिता। यथा प्लस इच्छम इसका शब्द बनेगा यथेच्छम। अब यहाँ पर हमने संधि के नाम की चर्चा नहीं की है क्योंकि प्रश्न में ये नहीं पूछा गया है। हमें प्रश्न में जो पूछा गया है उसका उतना ही सटीक उत्तर लिखना है। संधि के बारे में यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो संधि का जो मेरा वीडियो है वो आप देख सकते हैं और संधि के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। अब प्रश्न 3 आता है स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी जो स्थूल पद दे रखे हैं, जो मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द दे रखे हैं, उनको आधार बनाकर, उनको आधार मानकर प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण क्या चीज़ है, हमें उत्तर दिया हुआ होता है
और हमें उस उत्तर के आधार पर प्रश्न बनाना होता है। आप सीधे अर्थों में ये समझ लीजिए कि आपने किस प्रश्न का उत्तर दिया है, वो प्रश्न आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर भी जिस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है, आपको उस प्रश्न को खोजना है और वो प्रश्न यहाँ पर लिखना है। तो थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, जो मोटे शब्द दे रखे होते हैं उनके स्थान पर भी हमको प्रश्नवाचक शब्द लिखने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क में दे रखा है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। तो मोटे शब्दों में क्या दे रखा है? निर्धना स्त्री। इसका प्रश्न क्या बनेगा? ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत, यानी गांव में कैसी स्त्री रहती थी। दूसरा प्रश्न है, ख दे रखा है स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। सोने के कौवे को दूर हटाने के लिए बालिका प्रार्थना करने लगी या प्रार्थना करती है। तो यहाँ पर मोटे शब्दों में जो दे रखा है वो शब्द है स्वर्ण काकम, यानी सोने के कौवे को। तो प्रश्न हम क्या बनाएंगे? कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, किसको दूर हटाने के लिए बालिका प्रार्थना करने लगी। तीसरा है ग, सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। तो यहाँ पर मोटे शब्दों में दे रखा है सूर्योदयात, तो इसी के स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। हम कौन सा शब्द लगाएंगे? कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, किससे पूर्व ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई, यानी सूर्योदय से पूर्व ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। तो ये प्रश्न बन गया कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। अब घ वाला जो उत्तर है, बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत। अब इसमें जो मोटे अक्षरों में शब्द दिया हुआ है निर्धन मातु, यानी निर्धन माता की। इसका अर्थ होगा बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। हम इसका प्रश्न बनाएंगे बालिका कस्या दुहिता आसीत, बालिका किसकी पुत्री थी। ङे वाला प्रश्न है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। लुब्ध लोभी वृद्धा ने सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया था। तो यहाँ पर स्वर्ण काकस्य को इन्होंने मोटे अक्षर में लिखा हुआ है पुस्तक में, तो हम इसी के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे और वाक्य बनेगा लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, यानी लोभी बूढ़ी औरत ने किसके रहस्य को जान लिया था। लोभी बूढ़ी महिला ने किसके रहस्य को जान लिया था। तो ये है प्रश्न निर्माण। प्रश्न नंबर 4 आता है प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुतः पाठात चित्वा वा लिखत। अब इसमें 2 तरह से बात कही हुई है कि प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर लिखें आप, जो कि संधि विच्छेद में अलग अलग दे रखा है कि उपसर्ग अलग दे रखे हैं, मूल धातु दे रखी है, प्रत्यय दे रखे हैं। तो इन्हें हम प्रकृति प्रत्यय कहते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते कि प्रकृति प्रत्यय किसे कहते हैं। तो मूल धातु उपसर्ग प्रत्ययों से मिलकर जो शब्द बनते हैं, तो उन्हें हम अलग अलग करके लिखते हैं। तो प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके लिखना कहते हैं उसे। और जब हम एक ही शब्द उनका आपस में मिलाकर लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रकृति प्रत्यय संयोग। तो यहाँ पर कहा है कि या तो आप प्रकृति प्रत्यय को संयोग करके लिखिए, अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं, पाठ में से चयन करके भी आप लिख सकते हैं। तो लगभग हमें अंदाज़ा तो हो ही जाता है कि इसमें कौन सा शब्द आएगा। अगर हमको उपसर्ग और प्रत्ययों की जानकारी नहीं भी है तो भी हम पुस्तक में से ढूंढकर ये शब्द लिख सकते हैं। अब क जो दे रखा है, क में है वी उपसर्ग प्लस लोक्र धातु, लुक धातु होती है उसको लोक्र कर रखा है, प्लस ल्यप प्रत्यय। तो ये शब्द कौन सा बनेगा? शब्द बनेगा विलोक्य। और विलोक्य शब्द हमारी इस स्वर्ण काके कहानी में आया हुआ है।
दूसरा शब्द है नी उपसर्ग है, क्षिप धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तो क्या शब्द बनेगा? निक्षिप्य। अब तीसरा शब्द है ग में आ गम प्लस ल्यप। आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तो शब्द बनेगा आगम्य, आकर। विलोक्य मानी देखकर, निक्षिप्त मानी फेंक कर, निक्षिप्य यानी फेंक कर, और अगम्य मानी आगम्य यानी आकर। अगम्य का अर्थ तो ऐसा स्थान जहाँ जाया ना जा सके या हम जहाँ जा नहीं सकते, और आगम्य का होता है आकर। तो ल्यप प्रत्यय जो होता है, आपको मैंने ल्यप और कत्वा प्रत्यय वाले वीडियो में बताया हुआ है, उसे आप देख लें। ल्यप प्रत्यय जो होता है वो हमेशा उपसर्ग युक्त धातुओं में लगता है। यहाँ पर आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, और हमेशा ऐसे शब्दों में प्रयुक्त होता है जहाँ दो क्रियाओं का होना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों में ऐसे शब्द आते हैं जहाँ पर दो क्रियाओं का होना पाया जाता है, वहाँ पर ल्यप और कत्वा प्रत्यय लगते हैं। और कत्वा और ल्यप प्रत्यय में अंतर यही है कि कत्वा प्रत्यय जब लगता है तो उपसर्ग रहित धातुओं में लगता है, और ल्यप प्रत्यय जो लगता है वो उपसर्ग युक्त धातुओं में लगता है। तो यहाँ पर आ उपसर्ग दे रखा है, गम धातु दे रखी है, ल्यप प्रत्यय दे रखा है। शब्द क्या बनेगा? आगम्य यानी आकर। इसके बाद शब्द आता है दृश्य प्लस कत्वा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कत्वा प्रत्यय उन्हीं शब्दों में लगता है जहाँ उपसर्ग नहीं होता। तो नीचे जो एक और उदाहरण है, शी प्लस कत्वा, दृश्य प्लस कत्वा, ये दोनों ही कत्वा प्रत्यय के उदाहरण हैं। और दृश्य प्लस कत्वा का अर्थ होगा दृष्टवा यानी देखकर, और शी कत्वा यानी शयित्वा, सोकर। इसके बाद जो शब्द आता है वो है लघु प्लस तमप। शब्द बनेगा लघुतम। कहते हैं लघु, लघुतम, लघुतर, लघुतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो इस तरह से तमप प्रत्यय जो लगता है वो दो में तुलना के अर्थ में लगता है, तरप और तमप प्रत्यय। तो तरप जो प्रत्यय है ना, तर, वो दो में तुलना के लिए लगेगा, और तमप जो होता है वो सभी में तुलना के लिए लगता है, यानी सब में से क्या श्रेष्ठ है या सब में से छोटा क्या है। लघुतम यानी सबसे छोटा, और श्रेष्ठतम यानी सबसे अधिक श्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा। लघुतम सबसे छोटा हो गया। अब 5वें नंबर का प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते। अब यहाँ पर पहले तो प्रकृति प्रत्यय को संयोग करना बताया गया था, अब ये कह रहे हैं कि अलग अलग करके लिखिए। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते, प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग लिखिए। तो प्रकृति प्रत्यय आप समझ ही गए हैं कि अलग अलग लिखने में क्या क्या आपको लिखना है। प्रकृति प्रत्यय में उपसर्ग अलग करना है, मूल धातु अलग करनी है, और प्रत्यय अलग करना है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक में उपसर्ग लगा हुआ हो, ज़रूरी नहीं है हर एक में प्रत्यय लगा हुआ हो, लेकिन मूल धातु इसमें अवश्य होती है, और किसी में प्रत्यय होता है, किसी में उपसर्ग होता है, किसी में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होते हैं। तो ये हमें चयन करना होता है, देखना होता है। तो चलिए देखते हैं प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते। क वाला जो शब्द दे रखा है वो है रोदितुम। तो इसमें रुद्ध धातु है और तुमन प्रत्यय है। तुमन प्रत्यय की यही पहचान होती है कि शब्द के पीछे तुम शब्द लिखा होता है। जहाँ भी तुम लिखा होता है अधिकतर उसमें तुमन प्रत्यय ही होता है। अब दूसरा आता है ख, दृष्टवा। हमने प्रकृति प्रत्यय संयोग में भी ये देखा था, दृश्य प्लस कत्वा, दृष्टवा। तो अगर हमें ये याद है तो हम वैसा कि वैसा लिख सकते हैं, दृश्य प्लस कत्वा। अब वही शब्द आ रहे हैं जो हमने ऊपर लिखे थे, वही शब्द नीचे दोबारा दोहराए गए हैं। अब शब्द है विलोक्य। विलोक्य मानी देखकर, दृष्टवा का मतलब भी देखकर होता है, विलोक्य का मतलब भी देखकर होता है। इसमें अब वी उपसर्ग है, लुक धातु है और ल्यप प्रत्यय है, विलोक्य। अब शब्द आता है निक्षिप्य, वही ऊपर वाला, नी प्लस क्षिप धातु और ल्यप प्रत्यय। आप प्रश्न नंबर 4 में से भी देखकर इसके उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। अब शब्द आ गया आगत्य। तो आ प्लस गम प्लस ल्यप, आगत्य शब्द बन जाएगा। अब है शयित्वा, शी प्लस कत्वा, शयित्वा। लघुतमम, लघु प्लस तमप, और अम विभक्ति लग जाएगी तो लघुतमम हो जाएगा। तो
तो जो ये 5वें नंबर के आंसर्स जो आपको लिखने हैं ना, तो ये आंसर्स आप चौथे नंबर के प्रश्नों में आसानी से देख सकते हैं, वो कि वो ही 5वें नंबर के प्रश्न में दोहराए गए हैं। इसके बाद आप देखिए कि छठा प्रश्न है अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति। तो इसमें ये दिया गया है कि कथन दे रखे हैं और ये पूछा गया है कि कौन सा कथन कौन किसको कह रहा है। हिंदी में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं कि किसने किसको कहा, तो यही संस्कृत के प्रश्न हैं कि कथन दे रखा है और यह कथन किसने किसको कहा। चलिए पहला कथन देखते हैं। क में दे रखा है पूर्वम प्रातराशः क्रियताम। पूर्वम प्रातराशम या प्रातराशः क्रियाताम, तो ये कौन कहता है? स्वर्णकाकः। कह कथयति, स्वर्णकाकः कथयति। कम कथयति, बालिकाम कथयति। काम कथयति, बालिकाम कथयति। अब दूसरा आता है सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः। कह कथयति और काम कथयति। का कथयति, काम कथयति। यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग का थोड़ा सा अंतर आ जाता है, तो हमें समझना चाहिए। तो सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, माता कथयति, बालिकाम कथयति। अब आ जाएगा ग वाला, तंडुलान माँ भक्षय इति का कथयति, इति बालिका कथयति। कम कथयति, स्वर्ण काकम कथयति। अब आ जाता है कि अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। घ वाला प्रश्न है, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। कै कथयति, स्वर्ण काके कथयति, यानी स्वर्ण काके ने कहा, सोने के कौवे ने कहा। किसको कहा? बालिकाम कथयति, बालिका को कहा। अब आता है ङ, भो नीच काके अहम आगता, अरे नीच कौवे मैं आ गई हूँ। अहम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे तंडुलों का मूल्य दे दो, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। का कथयति, लुब्धा बालिका कथयति। कम कथयति, स्वर्ण काकम कथयति, यानी लोभी बालिका ने कहा और सोने के कौवे को कहा। तो ये हो गए हमारे छठे नंबर का प्रश्न, इसके उत्तर। अब 7वें नंबर का प्रश्न है, इसमें उदाहरणम अनुसृत्य, यानी जो उदाहरण दिया गया है उसका अनुगमन करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, कोष्ठक गतेषु पदेषु, कोष्ठक में जो पद दिया हुआ है, पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा, उस पद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरें। यानी प्रश्न दे रखा है कि जो कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है उसकी पंचमी विभक्ति क्या होगी, उस शब्द से आप खाली स्थानों को भरें। अब एक उदाहरण दे रखा है कि मूषकः बिलाद बहि निर्गच्छति, और इसमें कोष्ठक में शब्द दे रखा है बिल। अब आप समझेंगे बिलाद शब्द दे रखा है, कई जगह बिलात दे रखा है, तो द और तय में अधिक अंतर नहीं होता है। ये जब शब्द बनते हैं, यानी प्रत्यय लग के जब शब्द बनते हैं, तो बिलात और बिलाद दोनों ही शब्द होते हैं, इनमें अधिक फर्क नहीं होता। अब उदाहरण दे रखा है यथा मूषकः बिलात बहि निर्गच्छति, कि जो चूहा है वो बिल से बाहर निकल जाता है। अब पंचमी विभक्ति आती है हमेशा अलग होने के अर्थ में। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, गांव से हम शहर की ओर जाते हैं, या हम भय के अर्थ में भी आती है, और भी कई अर्थों में पंचमी विभक्ति आती है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। क में दिया हुआ है जनः बहि आगच्छति, लोग बाहर आ जाते हैं, आते हैं। कहाँ से आते हैं? गांव से। तो यहाँ गांव, ग्राम शब्द दे रखा है, तो हमने लिखना होगा पंचमी विभक्ति में ग्राम शब्द का क्या बनेगा शब्द? ग्रामात्। जनः ग्रामात् बहि आगच्छति, लोग गांव से बाहर आते हैं। अब ख है नद्यः निस्सरति, भाई नदी से, नदी कहाँ से निकलती है? शब्द दे रखा है पर्वत, तो इसका पंचमी विभक्ति का क्या रूप होगा? पर्वतात् निस्सरति। नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति, पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं, पर्वत से नदियाँ निकलती हैं। अब
ग आ रखा है, इसमें खाली स्थान पहले दे रखा है, फिर दे रखा है पत्राणि पतंती, तो ब्रैकेट में शब्द दे रखा है वृक्ष, शब्द बनेगा वृक्षात, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। घ दे रखा है बालक है, खाली स्थान विभेति, बालक डरता है, किससे डरता है, ब्रैकेट में सिंह दे रखा है, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, सिंहात, बालक है सिंहात विभेति। अब है न वाला ईश्वर है, त्रायते, शब्द दे रखा है क्लेश, तो ईश्वर है क्लेशात त्रायते, ईश्वर दुखों का निवारण करते हैं। अब च दे रखा है प्रभु भक्तम निवारयति, प्रभु जो हैं भक्तों को किस चीज़ से दूर करते हैं, किस चीज़ का निवारण करते हैं, ब्रैकेट में दे रखा है पाप, तो शब्द आएगा पापात, प्रभु भक्तम पापात निवारयति। तो ये हैं आपके पाठ 2 स्वर्ण काक है पाठ के प्रश्नोत्तर।